नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा एकेडमी पर। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हमने अभी तक इतिहास के प्रमुख स्रोत और पुरातात्विक स्थल पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं राजवंशों के बारे में और सबसे पहले हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो है गुर्जर प्रतिहार। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी भी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो PDF डाउनलोड कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे वीडियो से लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक गुर्जर प्रतिहार। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक छोटे छोटे रियासतों में बंट गया था। उसके बाद में क्या हुआ, समुद्रगुप्त का जब सिकंदर का जब आक्रमण हुआ भारत पर, तो गुजरात से अर्जुनायन, सीवी और मालव ये जातियां भागकर राजस्थान में आ गई और वो राजस्थान में आकर उन्होंने अपना राज्य यहीं पर विकसित कर लिया। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं राजस्थान में वो कहाँ कहाँ पर आई थी और कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपने राज्य को विकसित किया था। तो पहले हम राजस्थान का मैप थोड़ा सा बना लेता हूँ, मैं रफ मैप बना रहा हूँ। तो ये जो क्षेत्र था ये राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र है और यहाँ पर जो जाति आकर बसी थी वो थी सीवी। पुरातात्विक स्थलों में हमने बात की थी, ये सीवी जनपद भी यहाँ पर था। वो सीवी जनपद और उसकी राजधानी थी मध्यमिका। और यहाँ पर जो आए थे वो थे अर्जुनायन। और यहाँ पर आए थे योद्धे। बाद में 5वीं शताब्दी के बाद में यहाँ पर गुप्त आ गए थे और चंद्रगुप्त सेकंड ने अधिकांश राजस्थान पर अपना अधिकार कर लिया था और यहाँ के जो रियासत के सामंत थे उनको अपना करंद बना लिया था। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में हुणों ने आक्रमण किया था। हुणों में तोरमान हुण और महिरकुल काफी फेमस शासक हुए थे। महिरकुल ने बौद्ध मंदिरों को तुड़वाया था और राजस्थान में एक शिव मंदिर भी बनाया था। 7वीं शताब्दी के शुरुआत में जो राजवंश आया था वो थे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों ने 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक राजस्थान पर शासन किया था और ये काफी महत्वपूर्ण राजा यहाँ हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की, क्योंकि जो कि हम बात कर रहे हैं कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक ये सबसे शक्तिशाली राजवंश था। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि ये कहाँ से आए थे और कौन थे। तो बात कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में। गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है उसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए थे। तो सबसे पहले ग्वालियर प्रशस्ति, इसके अंदर लिखा हुआ है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो लक्ष्मण के वंशज थे। लक्ष्मण के वंशज थे। थोड़ा सा आपको ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में अलग से बता देता हूं। ग्वालियर प्रशस्ति भोज प्रथम के समय लिखी गई थी। ये जो प्रशस्ति थी ये भोज प्रथम के समय लिखी गई थी और ये संस्कृत भाषा में है। और इस प्रशस्ति के शुरुआत में ओम नमो विष्णु लिखा गया है। ओम नमो विष्णु। इस प्रशस्ति के शुरुआत में ओम नमो विष्णु लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये भोज प्रथम के समय लिखी गई थी। इस प्रशस्ति के अनुसार जो गुर्जर प्रतिहार है वो लक्ष्मण के वंशज थे। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें विदेशी बताया है। विदेशी जाति खंजर से इनकी उत्पत्ति।
टोड ने इनकी जो उत्पत्ति बताई है, विदेशी जाति खंजर से इनकी उत्पत्ति बताई है। चंदबरदाई नैणसी जो कि हुणोत नैणसी है उन्होंने, और सूर्यमल मिश्रण ने इनकी उत्पत्ति मानी है आबू यज्ञ से। आबू यज्ञ से अग्निकुंड सिद्धांत, इनके अनुसार गुरु वशिष्ठ ने जो आबू पर यज्ञ किया था, उस आबू यज्ञ के दौरान अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई थी। हेनसांग और हीरानंद ओझा ने, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इनको क्षत्रिय बताया है। अब हम ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, मैंने आपको बताया कि ये 7वीं से 11वीं शताब्दी तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था, और ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान सबसे शक्तिशाली राजवंश था। गुर्जर प्रतिहार जो है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक सबसे शक्तिशाली राजवंश था। राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राजवंश था 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान। अब 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान ये सबसे शक्तिशाली राजवंश था, तो आरसी मजूमदार ने इन्हें राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ वंश बताया है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ वंश किन्हें बताया है? गुर्जर प्रतिहारों को। गुर्जर प्रतिहारों को साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक ये अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक वंश था। अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक वंश। आरसी मजूमदार ने इनको सर्वश्रेष्ठ वंश बताया है, और ये भी कहा है कि ये 7वीं से 11वीं शताब्दी तक राजस्थान अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक वंश था। इन्होंने क्या किया? अरब आक्रमणकारियों का, अरबों का है जो पश्चिम में प्रसार को रोक दिया था, इस कारण इनको बाधक वंश बताया है। अब जब इन्होंने अरबों के पश्चिम प्रसार को रोक दिया था, इसी कारण इनको गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने प्रतिहार कहा। प्रतिहार का मतलब होता है गेटमैन या द्वारपाल। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस इतिहासकार के अनुसार, किस इतिहासकार ने गुर्जर प्रतिहारों को द्वारपाल कहा है? तो वो होगा गौरीशंकर हीरानंद ओझा। तो प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल या गेटमैन। ये किसने कहा था? गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। हीरानंद ओझा। अब बात करते हैं इन्होंने कहां पर शासन किया था। अब बात करते हैं इन्होंने शासन कहां पर किया था। ये बहुत ही शक्तिशाली राजवंश रहा था। लगभग इन्होंने भारत को जीत लिया था, लगभग भारत पर इन्होंने शासन किया था। तो बात करते हैं शासन की। इन्होंने राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र, जो कि अरावली के पश्चिम साइड में है, तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और गुर्जरातरा क्षेत्र,
गुजरातरा क्षेत्र से उत्तरी भारत से बंगाल तक इनका शासन था। गुजरातरा सहित उत्तरी भारत से बंगाल तक इनका जो शासन था, मारवाड़, पश्चिम राजस्थान और गुजरातरा सहित उत्तरी भारत से बंगाल तक इनका शासन था। गुजरातरा क्षेत्र पर शासन करने के कारण ये गुजर कहलाए थे। गुजरातरा क्षेत्र पर शासन करने के कारण ये जो राजवंश था ये कहलाया था गुजर। और इस गुजर शब्द की जो उत्पत्ति है, जो सबसे पहले उल्लेख हमें मिलता है, वो मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में सबसे पहले गुजर के बारे में उल्लेख किया गया है। ये जो ऐहोल अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय का था। पुलकेशिन द्वितीय बादामी का चालुक्य राजा था। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन सेकंड का है। ये बादामी का चालुक्य राजा था। ये बादामी का चालुक्य राजा था। इन्होंने शासन मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान, गुजरातरा सहित उत्तरी भारत और बंगाल तक किया था। गुजरातरा पर शासन करने के कारण ये गुजर कहलाए थे। और इस गुजर शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, जो कि बादामी का चालुक्य राजा था। अब दोस्तों क्या हुआ कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और उस समय कन्नौज काफी सुदृढ़ और काफी विकसित था। तो उस समय तक 3 राजवंशों का उदय हो चुका था। मैं आपको थोड़ा सा मैप में बता देता हूं। उस समय हमने बात की कि ये जो गुजरातरा क्षेत्र था, यहां पर थे गुजर प्रतिहार। इधर बंगाल की साइड में थे पोल और इधर महाराष्ट्र की साइड में थे राष्ट्रकूट। इन 3 शक्तियों का उस समय उदय हो चुका था और यहां पर था कन्नौज। इस कन्नौज को जीतने के लिए इन तीनों राजवंशों में होड़ मच गई थी और इन तीनों के बीच में इसको जीतने के लिए संघर्ष चला, जो कि 150 वर्ष तक चला था। 150 वर्ष तक संघर्ष चला था हर्ष के बाद में। और ये जो तीनों राजवंशों में जो संघर्ष चला था, इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसके पहले युद्ध में गुजर प्रतिहार जीते थे और आखिरी युद्ध में भी गुजर प्रतिहार जीते थे। तो इसके प्रथम और अंतिम युद्ध में गुजर प्रतिहार जीत गए थे और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये गुजर प्रतिहार। तो गुजर प्रतिहारों के बारे में हम आगे विस्तार से बात करते हैं। मूणोत नैणसी ने गुजर प्रतिहारों की 26 शाखाओं के बारे में बताया है। गुजर प्रतिहारों की 26 शाखाओं के बारे में मूणोत नैणसी ने बताया है। मूणोत नैणसी ने कितनी शाखाएं बताई? 26। राजस्थान में प्रमुख रूप से 2 शाखाएं थी। एक तो थी मंडोर और दूसरी थी भीनमाल। तो हम मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा इनका विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में। मंडोर जो है वो जोधपुर में है और भीनमाल जो है वो जालोर में है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे मंडोर शाखा के बारे में, गुजर प्रतिहारों की मंडोर शाखा। मंडोर शाखा, इस शाखा का जो संस्थापक था वो थे हरिश्चंद्र रोहिल्दी। हरिश्चंद्र या रोहिल्दी संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र, इन्हें रोहिल्दी भी कहते हैं।
हरिश्चंद्र या रोहिल्दी, ये इनके संस्थापक थे। इनको आदि पुरुष कह सकते हैं, आदि पुरुष या मूल पुरुष। मंडोर शाखा के संस्थापक थे हरिश्चंद्र या रोहिल्दी, इन्हें आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहते हैं। मंडोर शाखा गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी। मंडोर शाखा सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण, मंडोर शाखा सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी। इसके संस्थापक हरिश्चंद्र थे। मंडोर शाखा के बारे में हमें जानकारी मिलती है गटियाला शिलालेख से। गटियाला शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। शिलालेखों के में हमने अध्ययन किया था, तब गटियाला शिलालेख के बारे में हमने बात की थी। उसी गटियाला शिलालेख से मंडोर शाखा की जानकारी मिलती है। गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख में क्या बताया गया है, थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। गटियाला शिलालेख में यह कहा गया है कि हरिश्चंद्र रोहिल्दी, इसकी क्षत्रिय पत्नी भद्रा के 4 पुत्र थे, राजिल्य, भोगभट, कक्कक, दद्दद। इन्होंने मंडोर जीता था। ये जो मंडोर शाखा के राजपूत ये जो थे, ये क्षत्रिय थे। तो हरिश्चंद्र, इसने 2 शादियां की थी जो इनके संस्थापक थे। एक तो ब्राह्मण पत्नी थी, एक थी क्षत्रिय। और इस क्षत्रिय पत्नी से इनको 4 पुत्र थे, राजिल्य, भोगभट, कक्कक या कद्दक और दद्दद या दह। इन चारों ने मंडोर जीता था। बाद में राजा बना था राजिल्य। राजिल्य राजा बना था। तो हम बात करते हैं राजिल्य की। ये हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र था। यह राजा बना, इसने राजधानी बनाया मंडोर को। राजधानी बनाया मंडोर को। इसने राजसूय यज्ञ किया था। इसने राजसूय यज्ञ किया था और इसकी उपाधि थी राजा की। इसे राजा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी नरहरि ब्राह्मण ने। नरहरि ब्राह्मण ने। राजिल्य, इसने राजधानी बनाया था मंडोर को। इसने राजसूय यज्ञ किया था और इसके पास थी राजा की उपाधि, जो दी थी इसे नरहरि ब्राह्मण ने। राजिल्य के बाद में इसका पुत्र नरभट राजा बना था। इसका जो उत्तराधिकारी था वो था नरभट। नरभट के टाइम में कुछ विशेष नहीं है। इसके समय में हेनसांग यात्री, हेनसांग चीनी यात्री बीनमाल आया था। इसके समय में हेनसांग चीनी यात्री बीनमाल आया था और उसने बीनमाल को सबसे, नरभट हेडिंग डाल लेते हैं। इसके समय हेनसांग बीनमाल आया था। हेनसांग या युआनचांग, इसने बीनमाल को पिलो भोलो कहा था और इस नरभट को क्या कहा था? पेलोपेली। इस पेलोपेली का मतलब होता है शक्तिशाली। राजिल्य का पुत्र नरभट राजा बना। नरभट के समय हेनसांग चीनी यात्री, हेनसांग या युआनचांग, ये भीनमाल की यात्रा की थी। इसने भीनमाल को पोलो मोलो कहा था और इस नरभट को कहा था पेलोपेली। तो दोस्तों,
इसके बाद में जो राजा बना था वो इसका पुत्र था नागभट्ट। काफी इंपॉर्टेंट राजा है नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट जो जब राजा बना था तो ये अपनी राजधानी ले गया था भीनमाल, और नागभट्ट के बारे में हम भीनमाल शाखा में पढ़ेंगे। आज हम मंडोर शाखा तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम भीनमाल शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से वो भी लाभ उठा सके। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा है और इतना विस्तार से आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा। मुझे आशा है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश से इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।